जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। कल के लेक्चर में हम टेस्ट 10 डिस्कस कर रहे थे और उसके 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे हमने। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 ये रह गए थे, तो आज हम क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 की डिस्कशन करते हैं ताकि टेस्ट हमारा 10 कंक्लूड हो जाए। क्वेश्चन 4, क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास इस वक्त टेस्ट 10 नहीं है? क्वेश्चन 4 कह रहा है यू आर द ऑडिटर ऑफ एडवाइस कंपनी। केस स्टडी है, रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं पहले। इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव वीकनेसेस सेट आउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ईच वीकनेस। वीकनेस उसने खुद बता दिया, कह रहा है ये दोनों वीकनेस मैंने बता दी, आपने सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं इसके, एंड रिकमेंडेशंस यू वुड सजेस्ट एज दे माइट अपीयर इन द मैनेजमेंट लेटर। और वो रिकमेंडेशंस भी बताइए जो हम मैनेजमेंट लेटर में लिख सकें। मैनेजमेंट लेटर में रिकमेंडेशन लिखी जाती है ना भैया, मैनेजमेंट लेटर में रिकमेंडेशन के अलावा और क्या कुछ लिखा जाता है? वीकनेस जो आइडेंटिफाई करते हैं उसकी इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? अगर ये वीकनेस इसी तरह कंटिन्यू करे तो कंपनी को क्या नुकसान हो सकता है? कह रहे ड्यूरिंग योर ऑडिट ऑफ द परचेज साइकिल यू हैव आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग वीकनेसेस। पहला, पेएबल लेजर क्लर्क्स अमेंड स्टैंडिंग डाटा। Standing data held on the standing data master file when they are instructed to do so by the buying manager। जब बाइंग मैनेजर परचेज मैनेजर कहता है तो जो लेजर क्लर्क्स है, पेएबल लेजर क्लर्क, वो स्टैंडिंग डाटा को अमेंड कर देते हैं। ये स्टैंडिंग फाइल या स्टैंडिंग डाटा क्या होता है? डाटा मीन्स जो फाइल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसे डाटा कहेंगे। स्टैंडिंग फाइल से क्या मुराद है? मास्टर फाइल ऐसी फाइल जिसमें नॉर्मली परमानेंट नेचर का डाटा मौजूद होता है, ठीक है। और मास्टर फाइल या स्टैंडिंग फाइल एक ही चीज का नाम है। मास्टर फाइल, स्टैंडिंग फाइल एक ही चीज। इसका अपोजिट क्या है? ऐसी फाइल जिसमें ऐसा डाटा हो जो कि डेली बेसिस पे कंटिन्यूसली चेंज होता रहता हो, उसे क्या फाइल? उसे ट्रांजैक्शन फाइल कहते हैं। अब बताइए, ट्रांजैक्शन फाइल में डाटा चेंज करने की अथॉरिटी किसको होनी चाहिए? क्लर्क हो सकती है ट्रांजैक्शन फाइल में? ट्रांजैक्शन फाइल में तो एंट्री क्लर्क ही करेगा, डायरेक्टर थोड़ी आके रोज डाटा करेगा, ऐसे ना करे। ट्रांजैक्शन फाइल में क्लर्क ही करेगा, लेकिन मास्टर फाइल में कौन करेगा? अथवा डायरेक्टर्स जैसे। अच्छा मुझे बताइए थोड़ा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा आईटी का है तो आईटी के कंसेप्ट्स भी कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ साथ, हल्के फुल्के। बताइए कि अगर सेल्स सिस्टम की मास्टर फाइल या स्टैंडिंग डाटा हो, अगर सेल्स सिस्टम का, उसमें क्या इंफॉर्मेशन होगी? क्रेडिट लिमिट होगी, शाबाश। जो रेट्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, बिल्कुल वो लिखे होंगे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। परचेज सिस्टम के मास्टर फाइल या स्टैंडिंग डाटा में क्या होगा? शाबाश, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर, जिसे हमने कहा था हर बंदे को एक्सेस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो पेरोल सिस्टम की फाइल होगी, जो मास्टर फाइल पेरोल सिस्टम, एम्प्लॉइज के नेम और वेज रेट, बिल्कुल ठीक है। और ये जो आवर्स वर्कड बाय ईच एम्प्लॉय है, आवर्स वर्कड, वेज रेट नहीं, ये ट्रांजैक्शन है, शाबाश। आवर्स वर्कड का एंट्री करने, चेंज करने की अमेंडमेंट की एक्सेस होनी चाहिए क्लर्क्स को, लेकिन मास्टर फाइल स्टैंडर्ड डाटा की नहीं होनी चाहिए। यहां पे वो कह रहा है एक्सेस है उसको। बाइंग मैनेजर जब कहता है क्लर्क डाटा चेंज कर सकता है। इम्प्लीकेट परचेज सिस्टम उसने बता, जेन में रखिए, ऊपर लिखा हुआ है परचेज साइकिल है। आपने इसलिए जो रिकमेंडेशन या इम्प्लीकेशन बतानी है परचेज सिस्टम को जेन में रखे बतानी है। तो बताइए क्या इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है कि लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर्स में वो अनऑथोराइज सप्लायर को ऐड कर दे, ठीक है। अनऑथोराइज सप्लायर्स को ऐड, जैसे आपको याद है वो नीलम वाला केस था, नीलम प्राइवेट कंपनी वाला, जिसमें उसने अपने वाइफ और ब्रदर की कंपनी को ऐड कर दिया था अनऑथोराइज्ड वे में। तो फ्रॉड हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इम्प्लीकेशन क्लियर हुए, क्या नुकसान हो सकता है? वो अनऑथोराइज सप्लायर्स को ऐड कर सकता है परचेज सिस्टम में। बताइए रिकमेंडेशन क्या देंगे आप? के अच्छा, 2 ऑप्शन बता रहा हूं। क्या ये कहे कि रिकमेंडेशन में
कि जो अमेंडमेंट्स है वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की तरफ से होनी चाहिए, या ये एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के कहने पे या एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को एक्सेस होनी चाहिए वो अमेंडमेंट करें, या ये भी रिकमेंडेशन का हिस्सा बनाएंगे कि उस अमेंडमेंट का रिटन रिकॉर्ड भी होना चाहिए, रिटन एविडेंस भी होना चाहिए। बताइए, एक आईकैप ने एक केस स्टडी में, आईटी के चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो केस स्टडी, उसमें आईकैप ने कहा सिस्टम क्या है कि जो डायरेक्टर है उसने जूनियर को जबानी कहा कि सिस्टम में चेंज कर दीजिए, और उसने सिस्टम में चेंज कर दी। बताइए कोई वीकनेस है? क्या वीकनेस है? अब इसमें डायरेक्टर की तरफ से अप्रूवल तो है, लेकिन जबानी कलामी काम हो रहा है। हमने कहा नहीं, रिटन फॉर्म में होना चाहिए, एविडेंस हो, एविडेंस होना चाहिए कि सिस्टम में क्या चेंज हो रहा है। जो भी चेंज करना है उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। डायरेक्टर्स की तरफ से, हायर लेवल मैनेजमेंट की तरफ से ऑथराइजेशन भी होनी चाहिए, और सबसे बेहतरीन तो ये है कि डायरेक्टर खुद अमेंडमेंट करे, बेहतरीन कंट्रोल तो ये है। लेकिन अगर डायरेक्टर ने किसी जूनियर क्लर्क को कह भी दिया कि ऑथराइजेशन आप चेंज कर दीजिए, तो उसे रिटन फॉर्म में ऑथराइजेशन देनी चाहिए। कुछ सिस्टम समझ आया? पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, फाइनेंशियल डायरेक्टर साइन चेक्स मेड आउट टू सप्लायर्स विदाउट साइट ऑफ एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। वो चेक को साइन कर रहा है फाइनेंशियल डायरेक्टर, सीएफओ, फाइनेंशियल कंट्रोलर, डिफरेंट टर्म्स हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को देखे बगैर कोई रिस्क है? क्या रिस्क है? डुप्लीकेट पेमेंट हो सकती है, फेक पेमेंट हो सकती है, एक्सेस अमाउंट की पेमेंट हो सकती है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को देख ही नहीं रहे, आपको पता ही नहीं जेन्युइन पेमेंट है फेक है, किस अमाउंट की है। बिल्कुल, तो रिकमेंडेशन में क्या होना चाहिए? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को देखे, अच्छा साथ में थोड़ा सा एक आधा एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख देना कि उसको कैंसिल भी कर दे, शाबाश। ठीक है, कंट्रोल को बेहतर बनाने के लिए एक आधा हमने उसमें मजीद पॉइंट ऐड कर दिया ताकि मजीद सिक्योर हो जाए सिस्टम। वरना सिर्फ इतना भी लिखने तो चल जाएगा कि उससे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करके, इंश्योर करके फिर अप्रूवल करनी चाहिए और साइन करने चाहिए। भाई ये क्वेश्चन 4 समझ आया? नहीं भाई को नहीं समझ आया तो गुस्से में क्यों? पक्की बात है समझ आया। अच्छा बताइए, पहले वाले में क्या वीकनेस? भैया इधर जरा देखिए, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है ना, पहले पार्ट में क्या वीकनेस थी? क्लर्क डाटा को मेंट करता है, तो क्या क्लर्क डाटा को मेंट नहीं कर सकता? हाँ, मास्टर फाइल या स्टैंडिंग डाटा को मेंट नहीं कर सकता। और दूसरी वीकनेस क्या है दूसरे केस में? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को देख ही नहीं रहा, आपको याद ही नहीं क्या अभी 2 मिनट पहले डिस्कस हुआ है। क्वेश्चन 4 क्लियर? 5 पे आइए। रिक्वायरमेंट में कह रहा है आइडेंटिफाई 4 डेफिशिएंसीज इन द सिस्टम एंड स्टेट देयर इम्प्लीकेशन। सिस्टम डेफिशिएंसी भी बतानी है, इम्प्लीकेशन भी। बी में कह रहा है सजेस्ट रिकमेंडेशन टू इंप्रूव द सिस्टम एज्यूमिंग दैट मिलर कंपनी हैज सफिशिएंट रिसोर्सेज टू इंप्लीमेंट सूटेबल रिकमेंडेशन। कह रहा है कि आप इसमें रिकमेंडेशन भी दीजिए। रिकमेंडेशन के बगैर तो बात वैसे ही अधूरी होती है, सिर्फ डेफिशिएंसी बता दे क्या गलती है, ये ना बताए सही कैसे होना है, वो भी नॉर्मली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है रिकमेंडेशन। 5 स्टार्ट करें रीडिंग। सिस्टम में वीकनेस बतानी है, रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखे क्वेश्चन पढ़िएगा। मिलर कंपनी इज ए फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर। कोई वीकनेस है? ये अभी तो सिस्टम बता ही नहीं रहा, अभी तो वो उसकी कंपनी के बिजनेस के बारे में बता रहा है। द परचेजिंग डिपार्टमेंट इज मैनेज बाय मिस्टर डब्ल्यू द बायर। मिस्टर डब्ल्यू बाय करता है। द बायर का लफ्ज काट भी दे तो फिर भी ठीक है, बेहतर है, बल्कि बेहतर है द बायर का लफ्ज काट दे। मिस्टर डब्ल्यू जो है उसकी जिम्मेदारी है बाय करना, कहना ये चाह रहा है। एंड हिज असिस्टेंट, ये भी कोई डब्ल्यू, वाल्टर ग्रीन। द वैल्यू ऑफ परचेज इज एनुअली इज अबाउट $3 मिलियन। इसमें कोई सिस्टम में वीकनेस है? अभी तक सिस्टम वीकनेस बता ही नहीं, सिस्टम बता ही नहीं रहा। When goods are, हाँ यहां से शुरू करा। When goods are required, the inventory records clerk F sends a purchase requisition to Mr. W। चीजें चाहिए होती है तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड वाला परचेज रेक्विजिशन भेजता है W को।
हु रिक्वायर्स वाल्टर टू टाइप आउट ए परचेज ऑर्डर, जो कि वाल्टर से कहता है परचेज ऑर्डर इशू कर। अच्छा, क्या एफ का परचेज रेक्विजिशन सेंड करना डब्ल्यू, इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है, इन्वेंट्री वाले को ही परचेजिंग के लिए कहना चाहिए, इसमें वीकनेस। अच्छा, वो कह रहा है कि फिर उधर क्या होता है ऑफिस में, जो डब्ल्यू है वो वाल्टर को कहता है परचेज ऑर्डर टाइप करो। यहां पे रुक के मेरे ज़हन में क्वेश्चन आया, क्या किसी भी सप्लायर को परचेज ऑर्डर इशू कर देंगे या के अप्रूव सप्लायर को करें, और क्या कोटेशंस जो है वो कॉल की गई है कि नहीं, ये दो इश्यूज मेरे जहन में आया। अच्छा, अभी मैं साइड पे लिख लूंगा, फॉरेन सोल्यूशन पे नहीं लिखूंगा ये दो इशू कि परचेज जो अप्रूव और सप्लायर को नहीं ऑर्डर इशू किया जा रहा, कोटेशंस कॉल नहीं कर रहे, अभी फॉरेन नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा फॉरेन सोल्यूशन में? आगे हो सकता है बता दे। आपको पता है कल भी हमने क्वेश्चन किया था, पहले कह रहा था कि ऑर्डर नहीं, बाद में कह रहा 10,000 से कम पे अप्रूवल नहीं जरूरत होती, तो इसीलिए मैंने होल्ड पे प्रोविजनली लिख दिया। आगे देखते हैं, वाल्टर मैनुअली एंटर्स ए सीक्वेंशियल नंबर ऑन टू द परचेज ऑर्डर। अच्छा, इसको तो अंडरलाइन कर लेना, ये तो कंफर्म क्या है, वीकनेस है भाई। कैसे मैनुअली लिखना प्री नंबर्ड नहीं होता। आपको याद है इस तरह की वीकनेस हमने स्टॉक काउंट वाले क्वेश्चन में भी किए थे कि जो इन्वेंट्री आइटम उन लोगों को नजर आ रही है वेयर हाउस में पड़ी हुई, स्टॉक शीट में नहीं है, वो अलहदा शीट पे उसको लिख देते हैं। एक केस स्टडी में था ना ऐसे, अलहदा शीट में, तो हमने क्या कहा था, अलहदा शीट भी प्री नंबर्ड होनी चाहिए। वो अलहदा शीट को खुद हाथ से नंबरिंग कर रहे थे, याद है केस के, कोई नहीं याद? तो उसी तरह यहां पे कह रहा है परचेज ऑर्डर भी मैनुअली, भैया मैनुअली नहीं होना चाहिए, प्री नंबर्ड होना चाहिए। हो सकता है भूल जाए, सुबह 17 नंबर इशू किया है, दोपहर को फिर 17 नंबर इशू कर दे, यहाँ 17 की बजाय 20 नंबर इशू कर दे। प्री नंबर्ड आपके पास डॉक्यूमेंट्स पड़ी होंगी, आपको पता ऑलरेडी नंबर हो गया, आपको तरतीब याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ये वीकनेस तो कंफर्म हो गई, सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड नहीं, ये तो कंफर्म है ना। अब बाकी वाली दो हमने होल्ड पे की हुई है, आगे बढ़ते हैं। एंड फोटोकॉपीज द ऑर्डर, और ऑर्डर को फोटोकॉपी करता है, ओरिजिनली सेंड टू सप्लायर एंड ए कॉपी इज केप्ट इन ए फाइल। ओरिजिनल उसने वो भेज देता है सप्लायर को, कॉपी अपने पास रख लेता है। इसमें कोई इशू नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप इसमें से वीकनेस निकालना चाहें तो ये कह सकते हैं कि सर कॉपी अगर रखेगा तो बाद में उसमें चेंजेस की जा सकती हैं, दोबारा भी कॉपी हो सकती है, तो बेहतर है कि ओरिजिनली 3, 4, 5 कॉपी जितनी भी जरूरत है ओरिजिनली प्रिंट करवाएं उसको और वो सेंड करें। फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स में अल्टरेशन हो सकती है ना, नहीं हो सकती। आप 2 मिनट के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। कैसे सर? जमीन नहीं, बाकी 2 मिनट में कराए थे, नहीं वो आपको सिस्टम बता रहे होंगे 2 मिनट में। हाँ, कर कैसे सकते हैं, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेज लीजिए, सर्टिफिकेट जो ICAP ने उसे पासिंग सर्टिफिकेट इशू किया है उसकी फोटोकॉपी कराएं, फोटोकॉपी के ऊपर अपना नाम टाइप करवा के किसी से फोटोकॉपी के ऊपर वो रखें और दोबारा फोटोकॉपी करा दें। ठीक है भाई, हो सकता है कि नहीं सर आपके नाम का सर्टिफिकेट आ जाएगा। किसी टाइपस से कहीं फॉर्मेट वगैरह वही रखे, ये एक्सपर्ट होते हैं टाइपस से चीजों के, वो वही फॉर्मेट वही स्टाइल रख के आपको स्कैन करवा के तो दोबारा सर्टिफिकेट आपके नाम का बन जाएगा। इसीलिए नॉर्मली फोटोकॉपीज के इस्तेमाल को डिस्करेज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नेचर का एडवांस पॉइंट है, इसलिए आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि फोटोकॉपी वाला इशू आइडेंटिफाई करेंगे। फिलहाल यहां तक बताइए, हमने एक वीकनेस तो कंफर्म आइडेंटिफाई कर ली, कौन सी वाली? मैनुअली, और 2 हमारी होल्ड पे थी। अभी नहीं, अब तो वो ऑर्डर इशू कर चुका है भैया, अब ऑर्डर इशू कर चुका है वो, इसका मतलब है उसने कोटेशंस कॉल नहीं की और क्वेश्चन में भी जिक्र नहीं है, अप्रूव्ड सप्लायर को भेज रहा है। ये दोनों भी हमारी कंफर्म वीकनेसेस बन जाएगी। 3 वीकनेसेस तो पहले पैराग्राफ में ही आइडेंटिफाई हो गई, 3 वीकनेसेस तो पहले पैराग्राफ में ही। भैया कौन कौन सी वीकनेस जरा बताइएगा, मैं भूल गया हूं। पहले पैराग्राफ में, इधर भाई जरा मेरी तरफ देख के बताइए, पढ़ रहे थे ना, सुन रहे थे जी, कौन कौन सी वीकनेस? क्या चीज? परचेज ऑर्डर सीक्वेंशियली प्री नंबर नहीं है, शाबाश। फोटोकॉपी वाला तो छोड़ देना, दूसरे 2 और बताए थे।
भाई क्या ऑर्डर अप्रूव्ड सप्लायर को जा रहा है कि किसी को भी सिस्टम में कह रहा है अप्रूव्ड सप्लायर को जा रहा है, तो उसका मतलब है जिसको मर्जी भेज रहा है वो अप्रूव्ड सप्लायर का पॉइंट हो गया। और तीसरा क्या था, कोई भी चीज खरीदने से पहले कोटेशंस कॉल करनी चाहिए ना। भाई घर से सब्जी लेने जाते हैं और फ्रूट लेने जाते हैं, आपने नहीं बोलना। तो क्या एक ही दुकान पे जो रेट मिलता है, एक ही रेडी वाला जो कहता है उसी से चीज खरीद लेते हैं कि दो तीन रेडी वालों से पता करते हैं रेट क्या है, जो कम रेट दे उसी से चीज खरीदते हैं, ऐसे होता है क्या? अब कहते नहीं ऐसे नहीं करते हम ऐसे। तो भाई छोटी मोटी आपकी 200-250 की चीज खरीदने के लिए आप 2-3 दुकानें फिरते हैं, तो ये तो 3 मिलियन से ज्यादा की कह रहे हैं एनुअली परचेज होती है डॉलर में। इसके लिए भी कोटेशन होनी चाहिए कि नहीं जी? परचेज ऑर्डर की नहीं, वो कर तो रहा है ये जो है मिस्टर वम परचेज डिपार्टमेंट इज मैनेज बाय मिस्टर वम, तो परचेज ऑर्डर की ऑथोराइजेशन मिस्टर वम ही कर रहा। रेक्विजिशन तो वो एफ कर रहा है ना, कौन है, फ्रेडरी का जो भी है, रेक्विजिशन तो उसने सेंड की है। टाइप असिस्टेंट करता है वाल्टर ग्रीन, अप्रूव कौन कर रहा है? मिस्टर वम ही कर रहा है। इसमें परचेज ऑर्डर ऑथोराइज नहीं हो रहे ये इशू नहीं है, हो रहे हैं। कौन कर रहा है? मिस्टर वम कर रहा है जी। नहीं मुझे नहीं इससे लग रहा ऑथोराइजेशन का कोई इशू है, मिस्टर वम कर रहा है ऑथोराइजेशन। जी भाई हाँ, क्या इसको एक कॉपी रिसीविंग डिपार्टमेंट वाले को सेंड नहीं करनी चाहिए? करनी तो चाहिए, इनवाइसिंग वाले को। मैं आगे बढ़ के देखता हूँ, इस पॉइंट को होल्ड कर लेते हैं, आगे बढ़ के देखता हूँ। अगर उसने कोई बताया कि इन्वेंट्री वाले को, रिसीविंग वाले को, अकाउंट्स वाले को कॉपी सेंड की जा रही है तो ठीक है, वरना ये वीकनेस बन जाएगी। नहीं इन्वेंट्री रिकॉर्ड क्लर्क ही बता रहा है ना, इन्वेंट्री रिकॉर्ड इसके पास फ्रेडरिका के पास ही पड़ा होगा ना। इन्वेंट्री रिकॉर्ड इसने जब अपने रिकॉर्ड में देखा इन्वेंट्री कम हो गई तभी बताया ना। ये इन्वेंट्री वाला काम ये फ्रेडरिका ही देख रहा है या देख रही है, जो भी है, जो भी है, ठीक है। इन्वेंट्री रिकॉर्ड उसी के पास है। नेक्स्ट पैरा, 3 वीकनेस आइडेंटिफाई कर चुके हैं, 4 उसने पूछी थी, आगे देखते हैं। व्हेन गुड्स अराइव दे आर स्टोर्ड इन द वेयर हाउस। गुड, क्वालिटी इंस्पेक्शन नहीं हो रही, ठीक है, कि सही क्वालिटी की है कि नहीं, और परचेज ऑर्डर के साथ कंपेयर भी नहीं हो रहा। तो वैसे हमारे पास ज्यादा वीकनेसेस हो जाए तो इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं, मिलती जुलती है, कि इंस्पेक्शन नहीं हो रही क्वालिटी की भी, और उसी वीकनेस में ये भी लिख सकते हैं परचेज ऑर्डर से कंपेयर भी नहीं हो रहा, अलग-अलग भी लिख सकते हैं। एंड द सप्लायर्स डिस्पैच नोट इज सेंट टू वाल्टर फ्रॉम द वेयरहाउस सुपरवाइजर। और वेयरहाउस सुपरवाइजर क्या कह रहा है? सप्लायर का डिस्पैच नोट भिजवा देता है। उससे वाल्टर को क्या भिजवाना चाहिए? इन्वेंट्री वेयरहाउस वाले को क्या भिजवाए वाल्टर को? जीआरएन। सप्लायर का डिस्पैच नोट थोड़ी भिजवा देंगे उसको, उसमें तो हो सकता है क्वांटिटी डिफरेंट हो, हमने कुछ और ऑर्डर किया, सप्लायर ने कुछ और भेज दिया हो। भाई जीआरएन की बेस पे इन्वेंट्री में रिकॉर्ड जो एंट्री होती है, जो चीजें रिसीव करते हैं, वो जीआरएन जो बिलिंग जो बाद में रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, वो जीआरएन की बेस पे होती है, सप्लायर डिस्पैच नोट की बेस पे। ये क्वेश्चन भी किया था कल परसों किसी केस स्टडी में, कि वो जब चीजें आती है वो चीजों को सप्लायर के गुड डिस्पैच नोट के साथ कंपेयर करता है। हाँ, आपने कहा था परचेज ऑर्डर के साथ करना चाहिए, याद है? ये केस बड़ा था कि नहीं बड़ा था? तो ये कितनी हो गई? एक और है, 5 हो गई वीकनेसेस। वाल्टर देन मार्क्स ऑफ द आइटम्स रिसीव्ड ऑन द ऑर्डर, वो फिर ऑर्डर पे मार्किंग कर देता है, एंड सेंड्स द डिस्पैच नोट टू फ्रेडरिका हु यूजेस इट टू अपडेट द इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स बिफोर फाइलिंग इट विथ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। वाल्टर, इसमें कोई प्रॉब्लम है? वाल्टर ने ऑर्डर, जीआरएन तो हमने बता दिया ना ऊपर कि वो जीआरएन नहीं बना रहा और जीआरएन की बेस पे एंट्री नहीं हो रही, जीआरएन नहीं बना रहा। और यहाँ पे जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड में एंट्री है
ये भी जीआरएन की बेस पे नहीं हो रही, डिस्पैच नोड की बेस पे हो रही है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का मतलब ये है टाइम के लिहाज से। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इतना कोई वीकनेस मुझे नहीं लग रही। ये बड़ा इशू मुझे ये लग रहा है कि जब चीजें रिसीव हो रही हैं उनको परचेज ऑर्डर के साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा। चीजें रिसीव हो रही है, उन्हें परचेज ऑर्डर के साथ कंपेयर नहीं किया जा रहा। इससे एग्री करते हैं, ये वीकनेस है। और दूसरा, जो इन्वेंटरी रिकॉर्ड में अपडेशन हो रही है वो भी जीआरएन की बेस पे नहीं हो रही, जीआरएन बनी रही, डिस्पैच नोड की बेस पे हो रही है। सप्लायर का जो डिस्पैच नोड है, डिलीवरी नोड, उसकी बेस पे हो रही है। तो इसमें तीन, सेकंड वाले पैराग्राफ में भी तीन वीकनेसेस हैं। पहली वीकनेस क्या, जब चीजें आ रही हैं परचेज, उसकी इंस्पेक्शन नहीं हो रही, क्वालिटी की, गुड क्वालिटी की है कि नहीं, परचेज ऑर्डर के मुताबिक है कि नहीं, ये भी नहीं देखा जा रहा। फिर उसके बाद गुड रिसीट नोट भी नहीं बनाया जा रहा, बल्कि सप्लायर के गुड डिस्पैच नोट को ही भेज देते हैं रोल के लिए। और फोर्थ, जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड में एंट्री हो रही है वो जीआरएन की बेस पे नहीं, सप्लायर के डिलीवरी नोट की बेस पे हो रही है। सेग्रीगेशन ड्यूटीज किस वजह से आ सकता है जी? अपडेट भी कर रहा है, रेक्विजिशन, तो इन्वेंट्री वाला ये दोनों काम करता है। रेक्विजिशन भी, देखें इन्वेंट्री मैनेजर जो है, इन परचेज रेक्विजिशन भी इन्वेंट्री मैनेजर ने इशू करनी है। और जब इन्वेंट्री आ जाएगी तो जो लेजर कार्ड होता है हमारा, लेजर कार्ड, उसमें एंट्री भी किसने करनी है, पर इन्वेंट्री मैनेजर ने। सेग्रीगेशन और ड्यूटीज मेरे ख्याल में नहीं है इसमें कोई इशू जी। क्वेश्चन 5 क्लियर हुआ? कम से कम 4 डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई कर लिया आपने, टेस्ट में की थी। चलिए, डिस्कशन कंप्लीट। इसमें कोई इशू जो आप डिस्कस करना चाहते हो, कोई पॉइंट? कुछ नहीं, क्लोज कर दें इसको। सोल्यूशन मिल जाएगा आपको कल परसों तक इंशाल्लाह। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि कल आपको सोल्यूशन दे दूं। सोल्यूशन वैसे अवेलेबल हैं इनके जो ऑफिशियल मज़ाहिर है, जहाँ पे जिन रिसोर्सेज हम क्वेश्चन उठाते हैं वो घर बैठ के थोड़ी खुद बनाते हैं, किसी ना किसी एग्जामिनेशन बॉडी से, बुक से, ठीक है, वहाँ से उठाते हैं। वहाँ पे जो सोल्यूशन की वर्डिंग होती है ना, वो स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं होती। ठीक है, तो अगर मैंने तो अपनी जिम्मेदारी कम करनी हो ना, तो कॉपी पेस्ट करके आपको दे दूँ, समय लगे ना लगे, मेरी जिम्मेदारी तो अदा हो गई। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि आपको स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दिया जाए, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो एक आधा दिन और दे दीजिए, इंशाल्लाह कल आपको मिल जाएगा, कल या परसों तक। चलिए वापिस आते हैं हम। असाइनमेंट तो आप करके नहीं आए वॉल्यूम 2 की? चलिए, हाँ, कल आपने आज वाली क्वेश्चन वॉल्यूम 2 का 28 से 32 तक ये क्वेश्चन भी करने हैं चैप्टर 11 वॉल्यूम 2 में से, और जो आज असाइनमेंट दूंगा वो भी करके लाने हैं। ठीक है जी? नहीं, बर्डन ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, वो जो 28 से 32 है वो 10 से 15 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर अंदर हो जाएंगे। 15 मिनट रीडिंग? नहीं, रीडिंग में 15 मिनट तो नहीं लगते भाई, किताब खोलने में 15 मिनट लग जाते हैं। नहीं, ये मैं 15 मिनट वो कह रहा हूँ आपको जो लिखने में लगेंगे। इससे पहले जो आपका टाइम लगता है ना स्टार्टअप फेज में, उसे काउंट नहीं कर रहा मैं। ठीक है, 15, हाँ बिल्कुल जी। आज के लेक्चर की तरफ चलें। लेक्चर इजी, छोटा सा लेक्चर है आज का। ठीक है, क्योंकि आज कल हम असल में स्टार्ट करने जा रहे हैं आईटी वाला चैप्टर। ठीक है, तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन, बेसिक्स जो है वो आज के लेक्चर के बाद, ये इस कंसेप्ट के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहले कंसेप्ट, चैप्टर 11 का लास्ट कंसेप्ट है हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन स्मॉल एंटिटीज। वैसे आप कहेंगे नहीं सर एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव 14 भी है, और मैं कहूंगा नहीं ये हमने पढ़ लिया हुआ है। आप कहेंगे नहीं सर नहीं पढ़ा, तो मैं कहूंगा पढ़ के देखे पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ठीक है, लेकिन वो बाद में, अभी पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 13।
ये हमने नहीं पढ़ा। ये क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन स्मॉल एंटिटी। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन, हमारे जो ऑडिट क्लाइंट्स होते हैं, ऑडिट क्लाइंट्स जिनका हम ऑडिट करते हैं, इनको हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक एंटिटी, एक स्मॉल एंटिटी, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 3 तरह से। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज वगैरह। वो चैप्टर 10 में पढ़ा था ना, वो हमने प्लानिंग भी पढ़ी थी इसकी, नॉट फॉर प्रॉफिट इसकी खास तौर पे रिस्क असेसमेंट पढ़े थे, इंटरनल कंट्रोल पढ़ा था, एविडेंस ऑब्टेन कैसे करना है वो पढ़ा था, रिपोर्ट। तो कंपनीज एक्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कंपनीज एक्ट वाली रिपोर्ट हम यूज करते हैं, ऑडिटर यूज करता है, या के पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाली? कोई भी नहीं। या तो रेगुलेशन, अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं, गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस इशू किए हैं, जैसे पाकिस्तान में वो मदारिस की रजिस्ट्रेशन का निज़ाम, तो मदारिस क्या है? वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट सिस्टम ला रही है क्या? उनको रेगुलेट कर रही है? बिल्कुल। अगर इस तरह की रेगुलेशंस है हमारी, जिस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहे हैं, तो उन रेगुलेशन में देखेंगे ऑडिट बोर्ड का फॉर्मेट दिया हुआ है, वो यूज करेंगे। अगर वहां ऑडिट बोर्ड का फॉर्मेट नहीं दिया हुआ, फिर आईएसएस वाला यूज करेंगे। कंपनीज वाला फॉर्मेट हम यूज नहीं करेंगे, वो तो कंपनीज के ऑडिट पे करेंगे ना। अगर कंपनी ही नहीं है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट भी हम कंपनीज एक्ट वाला नहीं उठाएंगे। हाँ, एक एग्जांपल है, अगर आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और आप उसे एज कंपनी भी रजिस्टर करवा लें, एज, याद है वो लॉ में कंसेप्ट होता है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का, लॉ में, तो फिर आप कंपनी वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। वरना नॉर्मली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है? जो रेगुलेटर ने बताया हो या जो आईएसएस वाला हो, कंपनीज वाला यूज नहीं करता है। चैप्टर 10 में पढ़ लिया था ये हमने। एंटिटी किसको कहते हैं? हमारा नॉर्मल क्लाइंट। एंटिटी और स्मॉल एंटिटी में क्या फर्क है? अच्छा वाह, ये बड़ा क्लाइंट है, ये छोटा क्लाइंट। बिल्कुल बेहतरीन आंसर, यही उम्मीद थी आपसे। सही दिया नहीं, जवाब सही दिया। छोटे से मुराद हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं 3 तरह के, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। बताइए कंपनी एंटिटी है कि स्मॉल एंटिटी? एंटिटी। और सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप नॉर्मली स्मॉल एंटिटी। नॉर्मली कंपनी एंटिटी है, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप। हम जितने भी ऑडिट के कंसेप्ट्स पढ़ते हैं वो सारे के सारे किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं? नॉर्मल। क्योंकि प्रैक्टिस में भी हमारे ज्यादातर जो ऑडिट क्लाइंट होंगे वो कंपनीज ही होंगी, लेकिन कभी कभार सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप भी आ जाते हैं हमारे पास। सर हमारा भी ऑडिट कीजिए। क्यों आएंगे हमारे पास ऑडिट करवाने के लिए? हम कहेंगे भाई पागल, तुम्हारे लिए तो ऑडिट रिक्वायर्ड ही नहीं है। हाँ, ऑडिट के बहुत फायदे हैं, उसे बताएं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप भी ऑडिट करवा सकते हैं। ये चैप्टर 10 में पढ़ लिया। ये हम नॉर्मली सारे ऑडिट में यही कंसल्ट पढ़ते हैं। इसका रिस्क असेसमेंट क्या होगी, चैप्टर 10 में पढ़ा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होगा, 11 में पढ़ा। ऑडिट अप्रोच क्या होगी, प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं, 12 में पढ़ा। ये तो कवर कर चुके। स्मॉल एंटिटी के बारे में भी कुछ पढ़ना चाहिए हमें, बिल्कुल, कि इसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या। अभी हमने जितने भी सेल्स सिस्टम, परचेज सिस्टम, पेरोल सिस्टम वगैरह जितने भी सिस्टम पढ़े हैं वो स्मॉल एंटिटी के नहीं थे, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नहीं थे, वो एक रेगुलर एंटिटी के थे, जैसे कंपनी। तो कहता है लेकिन अगर हमारा ऑडिट क्लाइंट कोई स्मॉल एंटिटी है, क्या इसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा एंटिटी का सिस्टम होता है, कंपनी का सिस्टम है, या डिफरेंट होगा? यही हमें समझा रहा है। इस पूरे आज के हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम सीख रहे हैं,
इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, हमें यह बताना कि एक स्मॉल एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे डिफरेंट है एक लार्ज एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से। इस कंसेप्ट का मकसद क्या है, हमें क्या समझाना है, एक स्मॉल एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे डिफरेंट है लार्ज एंटिटी से। अगर आप कहें सर लंबी चौड़ी बात नहीं, दो हरफी बात करें और हमें समझाएं सिस्टम, तो मैं कहूंगा कि लार्ज एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल कंसेप्ट समझाने के लिए लार्ज एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो सकता है अच्छा हो सकता है फारग हो। स्मॉल एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फारग ही होगा। ये तो हो गया कंसेप्ट। लेकिन आई कैप जाहिर है क्वेश्चन जब हमसे पूछेगा ऐसे थोड़ी एक्सपेक्ट करेगा कि हम आंसर करें। इसीलिए आई कैप के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम इसे ज़्यादा तरीके से लिखे से पढ़ते हैं इस कंसेप्ट को कि स्मॉल एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होगा। कहता भाई उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि स्मॉल एंटिटी के फीचर्स क्या होते हैं। पहले स्मॉल एंटिटी को तो समझो क्या होती है, उसका सिस्टम किस तरह का था, फिर उसमें पढ़ेंगे हम कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और हमें क्या करना चाहिए। पहले फीचर्स ऑफ स्मॉल एंटिटी पढ़ लो। हमने कहा ठीक है। पहला फीचर कहता है स्मॉल एंटिटी में कोई दो चाबी गवर्नेंस नहीं होते। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है? क्या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है? बिल्कुल नहीं होता। हमने कहा बात समझ आ गई। अगली बात उसने कहा चूंकि डायरेक्टर्स वगैरह नहीं होते, इंटरनल ऑडिट वाले नहीं होते, इसलिए जो काम करना है मैनेजमेंट नहीं करना है। स्मॉल एंटिटी में मैनेजमेंट की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट या ओवरसाइड होती है। स्मॉल एंटिटी में मैनेजमेंट की कैसे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है? वो खुद ही बिजनेस में बैठे होते हैं, जो ओनर होते हैं खुद ही बिजनेस में बैठे होते हैं। घर से बाहर निकले साथ बेकरी वाला है, पान वाला है, कोई दूसरी दुकानें आती हैं जितनी भी, नॉर्मली उन्होंने वर्कर्स रखे होते हैं अपने पास, लेकिन जो ओनर होता है वो खुद ही बिजनेस को मैनेज भी कर रहा होता है। तो खुद ही बिजनेस को मैनेज कर रहा होगा, बताइए हर वक्त नजर रखेगा कि नहीं? लार्ज कंपनीज में ऐसे नहीं होता, शेयर होल्डर और लोग हैं, डायरेक्टर्स और लोग हैं, मैनेजमेंट और लोग हैं। यहाँ पे डायरेक्टर्स तो हैं ही नहीं, इंटरनल वाले हैं ही नहीं, और जो शेयर होल्डर्स हैं वो तो बताइए वो उनकी नजर ज्यादा होगी कि नहीं? ज्यादा नजर रखी होगी इन्होंने। अच्छा, फीचर्स में और रिस्क में फर्क है। फीचर्स पढ़ते हुए हम अच्छी बुरी बातें दोनों पढ़ेंगे, रिस्क में सिर्फ हम वो जो नेगेटिव चीजें हैं वही पढ़ेंगे। तो फीचर समझ आए, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगी किसकी? ओनर्स की एज या मैनेजमेंट की, दोनों एक ही है, एक ही बात है। इससे एग्री करते हैं एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगी। अच्छा मुझे बताइए, हमने चैप्टर एक कंसेप्ट पढ़ा था कंट्रोल इन्वायरमेंट का, चैप्टर 11 में पढ़ा था, इसी चैप्टर के शुरू में। अब सफेद नहीं पलटने। मुझे बताइए कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो बता सके कि क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट वैल्यूएट करना है, कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं? एक, दो, नहीं जी बताइए। कंट्रोल एनवायरनमेंट भूल गए हैं? अच्छा, मेरे भाई ने हाथ उठाया था, तो पैसे तो फिर भी मिलने चाहिए आपको, हैं? तो आज मैं आपको पैसे तो जरूर दूंगा। हाँ जी। क्वेश्चन नहीं आता तो भाई ना हाथ उठा। जी मेरे भाई आप बताइए जी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द मैनेजमेंट, फैक्टर्स ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट। कुछ नहीं याद हमें, कुछ नहीं याद जी भाई। है कोई माइका लाल क्लास में जो बता सके? अच्छा जी भाई, अब इनाम नहीं है, अब वैसे ही बताने आपने। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस देखेंगे मैनेजमेंट का।
हाँ, कमिटेड टू कॉम्पिटेंस, हाँ ठीक है, शाबाश, ये लाइन पे आया। नो टॉलरेंस ओवर पैटी थेफ्ट, ओवर वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, शाबाश। एप्रोप्रिएट ह्यूमन सोर्स पॉलिसीज, ठीक है, ये वो फैक्टर्स थे, याद है। अच्छा आप मुझे बताइए, वहां पे हमने एक टिपिकल इंटरनल, एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा ऑडिट क्लाइंट है, उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जब अंडरस्टैंड करना है, 6-7 पॉइंट थे जो याद करने थे, 6-7 पॉइंट थे जो वैल्यूएट करते थे। यहां पे कहता है आपने कंट्रोल एनवायरनमेंट वैल्यूएट करना है ना, लंबी चौड़े बातें नहीं, सिर्फ एक बात देख ले, क्या भाई, जो ओनर मैनेजर है उसकी कंपिटेंस क्या है, इंटेग्रिटी क्या है, उसकी कंपिटेंस और इंटेग्रिटी ही कंट्रोल एनवायरनमेंट होगी। कंट्रोल एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा चीज जो इफेक्ट करेगी स्मॉल एंटिटी में, वो क्या होगी, कंपिटेंस एंड इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि सारे बिजनेस को वही कंट्रोल कर रहे हैं और बिजनेस भी छोटा सा। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड ओवरसाइट ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हुए, स्मॉल एंटिटी में एग्री करते हैं कि ओनर्स ही बिजनेस में मैनेजमेंट में शामिल होते हैं, इसीलिए अपना पैसा लगा होता है तो ज्यादा ध्यान से चीजों को देखते हैं। फिर कह रहे हैं नो फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो क्या मतलब, इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं होता, नहीं, वो जो जैसे हमने एक टिपिकल एंटिटी का इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा था कि उसमें पेरोल की ट्रांजैक्शन के लिए अलहदा सिस्टम, सेल्स की ट्रांस सिस्टम अलहदा है, परचेज सिस्टम अलहदा है, और कैश एंड बैंक अलहदा, इन्वेंटरी, इसमें वो सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं होगा क्या, कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं होगा। आपने काउंटिंग में पढ़ा होगा क्या कि स्मॉल एंटिटी सिंगल एंट्री सिस्टम पे चलते हैं, इनके पास फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा होता है, डबल एंट्री सिस्टम या ईआरपी सिस्टम, सैप। क्या स्मॉल एंटिटी ने ये फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम इंस्टॉल किए होंगे, फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम दूर की बात है, वो डबल एंट्री नहीं चला रहे होते, वो सिंगल एंट्री पे काम चला रहे होते अपना, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर्मल यहां नहीं होता। भाई ऐसे है कि नहीं, हर चीज को डॉक्यूमेंट तो नहीं कर रहे होते, अगर कंपनी से माल खरीदते हैं उसकी इनवाइस कंपनी वाले बना के इन्हें देते हैं, वो रख लेते हैं, लेकिन जो अपना सामान दूसरों को, शेख साहब को उधार दिया सामान, तो जब कॉपी में लिखते हैं तो क्या पूरा लिखते हैं कि जी कौन कौन सी चीज थी जो उधार दी गई, कि सिर्फ टोटल बिल लिख देंगे, टोटल बिल की अमाउंट लिख देंगे कितने हैं, इनवाइसेस वगैरह तो मेंटेन नहीं हो रही होती ना, हर सेल पे इनवाइस तो नहीं देते ना, ज्यादा से अगर इनवाइस देंगी रफ से बना देते हैं, कस्टमर को दे देते हैं, उसमें सिर्फ बिल लिखा होता है, नॉर्मली डिस्क्रिप्शन भी चीजों की नहीं लिखी होती। तो स्मॉल एंटिटी का फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं होता, इनफॉर्मल यानी सिंगल एंट्री पे चल रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड हर चीज का आपको नहीं मिलेगा। ऑथराइजेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू, हाँ ये अच्छी बात होती है इनमें, क्या हर एक्सपेंस से पहले, हर ट्रांजैक्शन से पहले ऑथराइजेशन भी होती है और परफॉर्मेंस रिव्यू भी होता है। भाई जो एम्प्लॉइज होते हैं क्या ऐसे कर सकते हैं वो कि सर कहें दोपहर के खाने का टाइम हो गया है, तो पूछे बगैर दराज खोल के उसमें से दोपहर के खाने के पैसे निकालें और जाके खाना खरीद लाएं, ऐसे होगा क्या, नहीं, बल्कि पहले वो ऑथराइजेशन लेते हैं, अप्रूवल लेते हैं मैम, और वो उधर बंदा बैठा हर चीज की अप्रूवल कर रहा होता है, ना सिर्फ ये कि हर किसको क्रेडिट सेल करने हैं किसको नहीं, फौरी वही फैसला करेगा, एम्प्लॉय फैसला नहीं करता है। और परफॉर्मेंस रिव्यू एम्प्लॉइज को देख भी रहा होता है कंटिन्यूसली, परफॉर्मेंस भी वैल्यूएट कर रहा था, हाँ भाई आधा घंटा हो गया तुम सभी खाना खत्म नहीं हुआ, जल्दी खत्म करके काम पे लगो, देख रहा होता है कंटिन्यूसली कौन सा वर्कर उसका बैठा हुआ है, टाइम जाया कर रहा है, बातें कर रहा है, कौन सा वर्कर काम कर रहा है, तो ये उसकी अच्छी बात। तो देखे फीचर्स में उसने हमें कोई मिक्सर सी बात बताई है, उसमें गुड भी चीजें कवर हो रही है, उसमें बैड भी कवर हो रही है। गुड क्या था इसमें, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड ओवरसाइट ऑफ मैनेजमेंट, ऑथराइजेशन एंड परफॉर्मेंस रिव्यू, ये अच्छी बात है। नेगेटिव क्या थे, नो दोष आवे गवर्नेंस, और नेगेटिव है नो फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर हो गए फीचर्स। अगर आई क्या फीचर पूछे तो दोनों चीजें लिखते हैं, गुड भी बैड। अगर कहे नहीं स्मॉल एंटिटी में रिस्क या प्रॉब्लम्स क्या फेस करने पड़ते हैं हमें वो बताओ, हम कहेंगे प्रॉब्लम सुन ले, लैक ऑफ एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज नहीं होगी। अच्छा एक्सपर्टीज से हम ये नहीं कह रहे कि बिजनेस एक्सपर्टीज नहीं होगी,
बिजनेस एक्सपर्टीज हो सकता है बेतहाशा हो उसकी, बहुत सी एग्जांपल ऐसी हैं, हजारों से बिजनेस करते हैं लोग, करोड़ों अरबों तक पहुंचते हैं, बिजनेस एक्सपर्टीज होंगी, कंट्रोल एक्सपर्टीज नहीं होगी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अवेयरनेस नहीं होगी उनको कोई। ठीक है, नॉर्मली एक बड़ा इशू बताता हूं जो नॉर्मली स्मॉल एंटिटी में लोगों की मिसकंसेप्शन होती है ओनर्स की। इंटरनल कंट्रोल को हमें तो पता है ना, कैश पे भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, इन्वेंटरी फिक्सेशन में भी होना चाहिए। वो लोग समझ रहे होते हैं सिर्फ कैश पे इंटरनल कंट्रोल होना जरूरी है। आप देखेंगे हर स्मॉल एंटिटी में उनका सारे का सारा जोर कैश के कंट्रोल उनके बहुत अच्छे होंगे, इन्वेंट्री के नहीं होते। एम्प्लॉइज फिर क्या करते हैं, वो इन्वेंट्री को, कैश को हाथ भी नहीं लगाते, वो इन्वेंट्री को दाएं बाएं करते हैं, मिस एप्रोप्रिएट करते हैं, चोरी करते हैं, उसका पता नहीं चलता। हालांकि उन्हें रियलाइज होना चाहिए कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना कैश अहम है उतना ही इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट अहम है। फिर मैनी कंट्रोल एक्टिविटीज इम्प्रैक्टिकेबल, स्मॉल एंटिटीज में बहुत सी कंट्रोल एक्टिविटीज ऐसी हैं इम्प्रैक्टिकेबल है, नहीं हो सकती। बहुत सी कंट्रोल एक्टिविटीज इम्प्रैक्टिकल, कौन सी, जैसे सेग्रीगेशन ड्यूटीज नहीं होती, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी नहीं होता। ठीक है, ये स्मॉल एंटिटी में नहीं होते ना, क्योंकि कंट्रोल्स पे आपको पता है पैसे लगते हैं। और ये बहुत सी कंट्रोल एक्टिविटीज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की वजह से स्किप कर देते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। नेक्स्ट, ग्रेटर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। ये ओवरराइड ऑफ कंट्रोल आपको बताया ना, मैनेजमेंट ओवरराइड, मैनेजमेंट खुद फ्रॉड करना चाहते हैं। मुझे बताइए, आम कंपनी में तो ज्यादा लोग होते हैं, मैनेजमेंट में भी ज्यादा लोग हैं, एक अगर फ्रॉड करना भी चाहे, कंट्रोल्स को ओवरराइड करना भी चाहे, उससे बहुत सी चीजों को जहन में रखना पड़ता है। यार डायरेक्टर्स आके ना पूछताछ करें, इंटरनल ऑडिट वाले ना पकड़ लें, अच्छा मेरे जो दूसरे मैनेजर कोलीग्स हैं वो मेरी शिकायत ना लगा दें, ठीक है, पता नहीं मेरे जो जूनियर स्टाफ है वो सारे मेरे साथ मिलते हैं कि नहीं मिलते, वो बहुत से इश्यूज होते हैं। लेकिन स्मॉल एंटिटी में क्या ये इश्यूज होंगे? अगर ओनर या मैनेजमेंट का बंदा जो ओवरराइड करना चाहे और फेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहे, तो यहां पे रिस्क ज्यादा है कि नहीं? यहां इसे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। ऑडिट ट्रेल नॉट अवेलेबल, ये ऑडिट ट्रायल नहीं है, TRIAL, ट्रायल नहीं, ऑडिट ट्रेल है। ऑडिट ट्रेल किसको कहते हैं? कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होने को। याद है परचेज सिस्टम में एक कंट्रोल पढ़ा था हमने, क्या कि जब तक गुड सीट नोट ना हो परचेज इनवाइस, सप्लायर इनवाइस रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। ICQ ICEQ की एग्जांपल में यही पढ़ा था कि जब तक गुड सीट नोट ना हो सप्लायर इनवाइस रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए, वरना हो सकता है चीजें आए बगैर सप्लायर की इनवाइस रिकॉर्ड हो जाए। कंट्रोल पड़ा। तो हमने क्या कहा था, अकाउंट्स वाले को चाहिए कि वो सारी डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करें, कंप्लीट ऑडिट ट्रेल है फिर एंट्री करे, वरना ना करे। यहां पे कंप्लीट ऑडिट ट्रेल होगा हर ट्रांजैक्शन का? नहीं होगा, नहीं होगा। आप जाएंगे ऑडिट करने के लिए, आप कहेंगे सर सुबह खाना खाया था, इन्होंने एक्सपेंस सुबह था 200 रुपए का, एम्प्लॉयज ने खाना खाया था, ऑडिट ट्रेल की तरह, डॉक्यूमेंट्स की तरह, कोई डॉक्यूमेंट होगी? कोई डॉक्यूमेंट तो ज़बानी कलामी कर रहा होगा सारा काम, सिंगल एंट्री सिस्टम पे जो चल रहा है। फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता फिर सारी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो रही होती ना, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर्मल नहीं है। शेख साहब के अकाउंट में वो 3250 की एंट्री तो पड़ी होगी, आप कहेंगे इसकी सेल इनवाइस, कहेगा कोई सेल इनवाइस नहीं है, वो शेख साहब ले गए हैं, बस एक ही बनती थी, उस पर टोटल करते थे सिर्फ हम। नॉर्मली इनवाइसेस नहीं होती बैकअप के लिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे। तो यहाँ पे ऑडिट ट्रेल भी अवेलेबल। एग्री करते हैं ये प्रॉब्लम्स होती हैं स्मॉल एंटिटी में। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? लैक ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है। कौन सी? बिजनेस एक्सपर्टीज नहीं है। नहीं भाई, वो कहेगा आपके पैदा होने से पहले बिजनेस चला रहा हूं मैं, बिजनेस एक्सपर्टीज है, कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपर्टीज नहीं है। मैनी कंट्रोल एक्टिविटीज इम्प्रैक्टिकेबल स्मॉल एंटिटी में। क्यों? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की वजह से। जैसे सेग्रीगेशन ड्यूटीज नहीं होती नॉर्मली। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल ज्यादा है, क्योंकि एक ही बंदा जो ओनर है वही बिजनेस को मैनेज कर रहा है, कोई दूसरा उसको ओवरसाइड करने वाला नहीं है, डायरेक्टर्स नहीं है, इंटरनल ऑडिट वाले नहीं है, और लोग नहीं है। ऑडिट ट्रेल नॉट अवेलेबल।
डॉक्यूमेंटेशन, फुल्ली डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है। प्रॉब्लम्स समझ आ गई? हाँ? नहीं, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे नहीं। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल तो हर एंटिटी के लिए, वो स्मॉल एंटिटी के लिए भी है, लार्ज एंटिटी के लिए भी है, वो इसमें एप्लीकेबल है, ये बात नहीं कर रहा क्या। लेकिन जब ICAP हमसे स्पेसिफिक स्मॉल एंटिटी का क्वेश्चन पूछेगा तो हमने उसे स्मॉल एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना है। हमने उसे वो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बताने हैं जो स्मॉल एंटिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं नॉर्मल एंटिटी से, जो दोनों में कॉमन है वो बताने की जरूरत नहीं है। ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है, ओनर अपने ही बिजनेस में क्यों करेगा? नहीं करेगा जब तक के बैंक से लोन लेने ना जाए। बैंक वाला क्या कहेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के लाओ, लोन चाहिए तो ऑडिट करो, उस वक्त करेगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेर फेर। हाँ, वो जो मालिक है, जो ओनर मैनेजर है, वो अपनी दुकान से बिस्किट निकाल के खुद ही अच्छा वो नहीं खाएगा, वो नॉर्मली वो इतना नहीं लेकिन उसके एम्प्लॉय ज्यादा खाते हैं और वो एक्चुअली खाते हैं। इसलिए तो मैंने आपको एग्जांपल दी कि उस बंदे का कंट्रोल कैश पे ज्यादा होता है, इन्वेंट्री पे नहीं होता। इन्वेंट्री पे नॉर्मली कम होता है, ठीक है। और ये बहुत सी एग्जांपल मैंने खुद भी देखी हैं। वो बाज़ औक़ात एम्प्लॉय पकड़ा जाता है, वर्कर जो फ्रॉड कर रहा होता है, और वो बताता क्या है कि सर पिछले 4 साल से मैं 1.5-2 करोड़ का सामान दायमाई कर चुका हूँ। ये खुद से ऑब्जर्व की हुई एग्जांपल्स हैं। तो इसीलिए स्मॉल एंटिटी में खास तौर पर जरूरत होती है कैश के साथ साथ इन्वेंट्री पे भी कंट्रोल्स रखने की। ऑडिट अप्रोच क्या होगी? कैट्स इस्तेमाल करेंगे। कैट्स होता क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, यानी ऑडिट में भाई बताया था ना, कैट्स में लोहे को लोहा काटता है। तो क्लाइंट का अगर IT सिस्टम ही नहीं है, क्लाइंट का सिस्टम वो ERP नहीं यूज, सैप नहीं यूज कर रहा, सैप छोड़ कंप्यूटर नहीं यूज कर रहा, वो बड़ी ही कोई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेगा ना तो एक कैलकुलेटर ले लेगा, बस इतनी को टेक्नोलॉजी होती है स्मॉल एंटिटी की, इससे ज्यादा नॉर्मली नहीं होती। कुछ एग्जाम्पल, कुछ केसेस में वो सिस्टम यूज कर भी रहे होते हैं, लेकिन हम नॉर्मल सिस्टम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम कैट्स, कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक्स यूज नहीं करेंगे। सब्सटेंटिव अप्रोच होगी या सिस्टम बेस्ड? क्यों भाई? इधर इंटरनल कंट्रोल की ऐसी की तैसी फिरी हुई है, कुछ है ही नहीं, ना सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ना इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल ज्यादा है, बहुत सी कंट्रोल एक्टिविटीज ही गायब है, ऑडिट ट्रेल ही नहीं है। तो चेक क्या करे टेस्ट ऑफ कंट्रोल में? ऑडिट ट्रेल सब्सटेंटिव अप्रोच हमारे का, ये सब्सटेंटिव अप्रोच होगी, सिस्टम बेस्ड नहीं होगी। क्लियर हो गया ये आपको? चलिए, ये था हमारा स्मॉल एंटिटी का कंसेप्ट, सिंपल। इसके बाद क्विक रिवीजन कर लें, चलिए। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट ऑडिट लेटर्स। ये हम बहुत सी जगहों पे पढ़ चुके हैं। प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर क्या है हमें पता है, एंगेजमेंट लेटर क्या है हमें पता है, ऑडिट रिपोर्ट किसे कहते हैं पता है, रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या है पता है, ठीक है, मैनेजमेंट लेटर वगैरह। लेकिन लर्निंग ऑब्जेक्टिव 14 में इन सबको इकट्ठा कर दिया गया है ताकि अगर आपकी कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए, ठीक है। ये कंसेप्ट इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अलग-अलग, अब सिर्फ उसको इकट्ठा करके आपके सामने रख दिया गया है। उम्मीद है जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी। भैया बिना पढ़िए घर जाके पढ़ लीजिएगा। यहां तक क्लियर हो गया? कोई इशू तो नहीं है? चलिए, चैप्टर 11 हमारा कंक्लूड हो गया, ठीक। अब होम असाइनमेंट आपको दे रहा हूं, घर जाके लर्निंग ऑब्जेक्टिव 13 और 14 आपने पढ़ना है। कोई इशू हुआ तो कल क्लास में डिस्कस करेंगे, वरना नया चैप्टर कल स्टार्ट होगा, चैप्टर 13। एक हफ्ते की ब्रेक दूंगा। कम से कम 1 साल की ब्रेक है। नहीं है ये असल में चैप्टर, पहले असाइनमेंट आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए। आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट है, एक तो कल वाली जो असाइनमेंट आप नहीं करके आए, क्वेश्चन नंबर 28 से लेके 32 तक छोटे छोटे क्वेश्चन है, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब सुने,
इसके अलावा आज की क्वेश्चन 2 6 नहीं एक मिनट है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 6 नहीं 12, 2 के बाद 12, 14, 15, 13 काट दें, 13 हमने प्रैक्टिस नहीं करना, नहीं वो हमारे सिलेबस से बाहर समझे उसको। 12, 14, 15, 2 और ये 12, अब आपने ये नहीं सुना इतने ज्यादा क्वेश्चन, 12, 14, 15 अगर आप देखें ना तो आपको पता चल जाएगा, आगे सिर्फ यस नो इस तरह के क्वेश्चन हैं, मतलब आपने टू दी पॉइंट बात करनी है, ठीक है। कोई कंट्रोल उसने पूछा होगा, वो सिर्फ एक कंट्रोल बताना है उसने, कोई पूछा होगा ये कंट्रोल नहीं है क्या, मिस स्टेटमेंट वीकनेस हो सकती है, इशू क्या, वो बताना होगा सिर्फ। लंबे चौड़े वो जो केस स्टडीज होती है ना टिपिकल, उस तरह के क्वेश्चन आपको आज कोई भी नहीं दे रहा, स्वाय क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक। अच्छा अब सुन लीजिए, नेक्स्ट हमने हमारे सिलेबस में 3 चैप्टर्स हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट फेल होते हैं। 3 चैप्टर्स, चैप्टर 11 टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, चैप्टर 12 सब्सटेंटिव प्रोसीजर, चैप्टर 13 आईटी। 11 और 12 में क्यों फेल होते हैं, कहते हैं सर छोटे छोटे बहुत से प्रोसीजर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं, याद ही नहीं होते, शिफ्ट करते जाते हैं, आखिरी महीने रिवाइज करेंगे, आखिरी महीने दूसरे सब्जेक्ट का भी प्रेशर होता है, नहीं रिवाइज होते, आखिरी महीने याद नहीं होते। चैप्टर 11 और 12 याद कर, हमारे सिलेबस में अगर आप एनालिसिस करें ना, सबसे ज्यादा जो रट्टे वाले चैप्टर्स हैं वो 11 और 12 भी हैं। अक्सर स्टूडेंट्स जो है इनको एक दफा याद करके रिवाइज नहीं करते, आपने इनको याद कर लेना है और वीकली बेसिस पे रिवाइज करना है, वरना ये चैप्टर आपको फेल करा देंगे, अभी आपको बता रहा हूं। आखिरी महीने में ये चैप्टर याद नहीं होंगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं सर बाकी का सारा ऑडिट साथ साथ सही चल रहा है, ये 2 चैप्टर आखिरी महीने याद करेंगे जब छुट्टियां हो जाएंगी घर से बैठ के स्कूल से, आखिरी महीने में ये चैप्टर याद नहीं होते, एट द एंड ऑफ द डे वो स्किप करके जाते हैं और इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, और सिग्निफिकेंट मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए इनको आखिरी महीने के लिए ना छोड़ें। पेज आपको इसलिए दिए गए थे 2 चैप्टर 11 का भी 12 का भी, ताकि आप याद करने में आसानी हो। कम से कम और कुछ नहीं कर सकते, वो की पॉइंट्स तो याद कर लें कम से कम, ठीक। चैप्टर 13 में क्या इशू होता है, 13 में इशू ये होता है, इसमें याद करने वाली चीजें निस्बतन कम है, लेकिन आईटी के साथ हमेशा से एक प्रॉब्लम है, अकाउंटेंट के लिए आईटी को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अकाउंटेंट के लिए, मैं भी जब स्टूडेंट था, वो आईटी का सब्जेक्ट ही ऐसा है, वो जिस दिन पेपर होता था ना उस दिन हम पूरे आईटी एक्सपर्ट होते थे, और पेपर दे के आके अगले दिन आईटी का कुछ भी याद नहीं होता था, वो इस तरह की तैयारी, वो रटा कुछ समझ तो नहीं आती थी, रटा लगाना पड़ता था, और जैसे ही फुर्सत मिलती थी एक दिन का गैप, पहला काम यही करते थे, सब कुछ भूल गए। आईटी में ये प्रॉब्लम होती है, इसको समझ के ना पढ़ा जाए तो ये फिर प्रॉब्लम होती है, इसको एग्जाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, रटा लगाना पड़ता है। हालांकि इसमें ज्यादा रटा नहीं है चैप्टर 11 12 की तरह, कम है, लेकिन इसे आईटी को समझ के पढ़ना चाहिए। और रिसेंट जो आईकैप का ट्रेंड है, पिछले 3-4 अटेम्प्ट्स को उठा के देखें, वो आईटी वाले चैप्टर में से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, रट्टे की बजाय वो केस स्टडी बेस्ड। अच्छा क्वेश्चन होते हैं सिंपल है, छोटे छोटे, ठीक है, लेकिन चूंकि प्रैक्टिस नहीं की होती, समझा नहीं होता उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इशू होता है। 3 चैप्टर फेल करवाते हैं स्टूडेंट को, कौन कौन सा, 11, 12, 13। 11 और 12 हमने कवर कर लिया। मैंने कोशिश यही की है कि भागम भाग वाला काम ना करूं, तसल्ली से करवाऊं, आपको टाइम दूं, और जितनी को हेल्प मैं कर सकता हूं याद करवाने के लिए, समरी बना दी, 1 पेज समरी आपको दे दी, टाइम भी दे दिया, प्रैक्टिस भी हमने केस स्टडी के साथ साथ करते रहे हैं। बाजू का चीज़ें वैसे याद नहीं होती, केस स्टडी में कंसेप्ट गुजरते हैं, हाथ से निकलते हैं, तो वो याद हो जाते हैं, कंट्रोल। अब आपका काम है, चैप्टर 13 में मुझे बता दीजिए क्वेश्चन कंफर्म है ग्रिड के लिहाज से, ठीक है, क्वेश्चन 8-10 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है, बल्कि ये 11, 12, 13 अगर चैप्टर 10 को भी मिला ले साथ, क्योंकि चैप्टर 10 और 12 कई दफा वो इकट्ठा क्वेश्चन बना लेता है, इनमें 35 मार्क्स का पेपर कंफर्म है। 10, 11, 12, 13 4 चैप्टर में से कितने नंबर का, 35 कंफर्म है। और याद रखें
पास फेल होने वाले स्टूडेंट या पास होने स्टूडेंट, बाकी के चैप्टर सबके ठीक होते हैं। अब जाहिर है इस लेवल पे कैफ 9 लेवल पे नॉन सीरियस स्टूडेंट तो होता नहीं है कोई, जो भी जाता है तैयारी करके जाता है, लेकिन फिर भी हर स्टूडेंट पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब जो स्टूडेंट भी फेल होगा ना आपसे कहेगा यही कि पेपर बड़ा अच्छा हुआ था, पता नहीं पास क्यों नहीं हुआ। आपने उसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, क्या भाई कंट्रोल्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, आईटी, ये 3 चैप्टर तैयार करके गए थे। ओके यार वो कुछ याद किया था कुछ नहीं किया था, अब पेपर अच्छा हुआ था, पेपर अच्छा हुआ था। तो भाई वो तैयारी ही इतनी नहीं है, पता ही नहीं चलता पेपर भी ठीक हुआ कि नहीं हुआ। वो इतनी फारग तैयारी होती है इन चैप्टर्स की, ये भी पता नहीं चल रहा था जो लिख रहा हूँ सही है कि गलत है। तो ज़ाहिर है आप तो यही एज्यूम कर रहे होंगे जो स्टूडेंट है, मतलब जो अच्छी तैयारी करके नहीं जाते, कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है। वो तो एग्जामिनर को चेक करते हुए पता चलता है सही लिखा है कि गलत। तो इन चैप्टर्स के ऊपर खास तौर पे तवज्जो दीजिए। बाद वाले जो चैप्टर है ना 14 से ऑनवर्ड हमारे, वो कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं, उनमें भी केस स्टडीज आती हैं, कंसेप्ट्स उनमें भी हैं, टेक्निकल कंसेप्ट्स भी हैं, लेकिन उनमें याद करने वाला मटेरियल इतना ज़्यादा नहीं है। वो आप क्लास में आए, क्लास अटेंड की, लेक्चर को सुना, केस स्टडी प्रैक्टिस की, जहन में बैठ जाते हैं। उन्हें बार बार रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं होती। हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते में एक दफ़ा रिवाइज कर लिया तो वो भी काफ़ी है। लेकिन 11, 12 और 13 ये आपको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करने पड़ेंगे। भाई जो बताना चाह रहा हूँ मैसेज वो पहुँच रहा है आपके पास, तो फिर इसका मतलब है 11 और 12 आपने इसे वीकली बेसिस पे रिवाइज किया करना है खास तौर पे। वैसे तो पूरा ऑडिट बाकी का ऑडिट भी करना चाहिए, खास तौर पे ये। अब चैप्टर 13 के बारे में बता दीजिए। आईटी वाला चैप्टर है, ये सबसे अहम चीज, घर बैठ के खुद से समझ नहीं आएगी आईटी की, कंफर्म है। आईटी का चैप्टर अगर आप कहें ना कि कोई और चैप्टर है, घर बैठेंगे रटा लगा लेंगे, किसी दोस्त से समझ लेंगे, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो काम चल जाएगा, ये जब तक आप क्लास में आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं व्हाइट बोर्ड पे क्या चल रहा है, आईटी का चैप्टर समझ में नहीं आएगा। खुद से पढ़ के, घर बैठ के खुद से पढ़ के आईटी का चैप्टर समझ नहीं आएगा, क्लास में आना पड़ेगा। ठीक है, क्लास में आना पड़ेगा, यानी खुद से पढ़ के आईटी समझ नहीं आएगी। तो आईटी के चैप्टर जब तक चल रहा है आप लोगों ने छुट्टी हरगिज नहीं करना। ठीक है, आप लोगों को इसका अंदाजा नहीं है, देखने में हो सकता है आपको एक पैरा नजर आ रहा हो, लेकिन टीचर को अंदाजा होता है कि इस पैरा के अंदर क्या चल रहा है, क्या क्या कंसेप्ट छुपे हुए हैं इस पैरा के अंदर। तो आईटी में छुट्टी नहीं करनी अहम है। अब आप बता दीजिए आईटी वाला चैप्टर कब करना चाहते हैं? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि इमीडिएटली स्टार्ट कर देना चाहिए? हाथ उठाइए जरा। नहीं, जैसे आपकी कन्वीनियंस है उसके लिहाज से। और कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि थोड़ा गैप देना चाहिए? चलिए गैप दे, अब नेक्स्ट वीक में स्टार्ट कर लें फिर इसको। असेसमेंट के बाद बहुत ज्यादा डिले हो जाए, क्योंकि मैं चाह रहा हूं आपको याद करने के लिए भी टाइम मिले। चलिए यार, असेसमेंट 10 तारीख को है, टाइम तो होगा फिर भी हमारे पास। चलिए ठीक है, असेसमेंट के बाद कर लेते हैं इसको। ठीक है, हम असेसमेंट यानी 11-12 तारीख से जो भी आती है असेसमेंट के बाद ये चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे आईटी वाला। चलिए ठीक है जी। हाँ, चैप्टर 12 के क्वेश्चन तो मीनवाइल ये करते हैं कि हम कल से चैप्टर 12 के केस स्टडी जो हैं उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा याद करने वाले रटे वाले नहीं हैं, वो भी केस स्टडी बेस्ड होंगे। तो ठीक है, तो डिसाइड ये हुआ आईटी वाला जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे असेसमेंट 2 के बाद, कोई 11-12 जनवरी बन रही है डेट, और कल से हम जो अदर चैप्टर्स हैं उनकी तरफ शिफ्ट करेंगे। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।